इतना सपोर्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम श्यामानंद हुआ और मैं प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हूँ। एमएमए का फुल फॉर्म होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और एक केज फाइटिंग होती है। और मेरी जो लास्ट फाइट हुई वो दिल्ली में अभी नोएडा इंडोर स्टेडियम में हुई और मेरा फाइट इजिप्ट के फाइटर से हुआ था, जो कि मैंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करके जीती। बाकी जो कुछ भी आप लोग सवाल पूछना चाहते हो आप पूछ लें और मैं उसका जवाब दे दूँगा। एक बात और है, श्यामानंद जी का प्रयास अभी ये हो रहा है कि इस फाइट को एक बार बिहार के अंदर कराने की कोशिश हो रही है। तो ये काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं उसमें, और मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शायद पटना में आप लोग ये फाइट देख लें। तो विल ट्राई और बेस्ट। मेरे ख्याल से मुझे मैसेज आया था एक तरफ से। किसी के सवाल होंगे अभी तो हम लोग। शिवा जी, जब आप वहाँ पर गए, जो रिंग था उसमें फाइट के दौरान आपको टच करते हुए जो रिंग वहाँ तक आपको लगा, अचानक उसके ऊपर आपने हमला किया, कैसा बात लगा? तो ये जो फाइट होता है बहुत ही टेक्निकल होता है। नॉर्मली जो लोग भी देखते हैं उनको लगता है कि सिर्फ दो लोग के मारपीट कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिनको नहीं पता है, मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और स्पोर्ट्स में मेरे को 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ और वो बहुत टेक्निकल होता है। ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली जाके कूद जाए, आपको चोट लग सकती है। तो उसका एक टाइमिंग होता है कि किस टाइमिंग पे आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। तो बहुत ही टेक्निकलिटी का ये होता है कि सामने वाले ने क्या किया और आपने उसके जवाब में क्या किया। कितना खतरा होता है इस फाइट में? मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक जो भी अप्रूव्ड स्पोर्ट है वो यही है, अनआर्म्ड स्पोर्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तो इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। सारी सावधानियां बरती जाती हैं, और चूंकि ये मारपीट का गेम है और बहुत ही कम रूल्स हैं, तो खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे आप बॉक्सिंग का बात करिए तो बॉक्सिंग में सिर्फ पंच मार सकते हैं। रेसलिंग का बात करिएगा तो उसमें सिर्फ आप उठाकर पटक सकते हैं। कराटे में बहुत सारे कराटे फॉर्म में सिर्फ टच रहता है। लेकिन ये जो मिक्स मार्शल आर्ट है फुल कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, जिसमें आप सामने वाले को पंच मार सकते हैं, नी मार सकते हैं, किक मार सकते हैं, एल्बो मार सकते हैं, उठाकर पटक सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जितने भी तरह के कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं वो सारे फॉर्म को आप एमएमए में यूज कर सकते हैं। आपके प्रतिद्वंदी के द्वारा चैलेंज किया गया था कि भारत के फाइटर को फाइट करने नहीं आता, इसको आप किस रूप में? देखिए, मेरा फाइट करने का एक ये भी मोटिवेशन रहा है पिछले बीते कुछ सालों में, क्योंकि भारत की जो फाइटिंग की जो कल्चर है, जो अभी जो के फाइटर्स हैं, बहुत सारे विदेशी लोग मजाक उड़ाते हैं कि भारत के प्लेयर्स को फाइट करना नहीं आता है। और सब लोग ये भूल गया है कि अगर आज से हम 700-800 साल पहले जाएं तो हम पूरे पृथ्वी पर राज करते थे। हम लोग का जो कल्चर रहा है वो वॉरियर का कल्चर रहा है, लेकिन लोग उसको भूल गए हैं। सिर्फ लोग को याद है तो गुलामी के दिन और जो हमारे ऊपर आक्रमण किए गए थे। तो आज के जो भी दुनिया के जो भी फाइटर्स हैं, जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, भारत के जो फाइटर्स हैं या भारत को थोड़ा नीचे देखते हैं फाइटिंग में। और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि ये जो फाइटर था इजिप्ट का, जिसका नाम मीडो मोहम्मद था, इसके टीम के 2 फाइटर्स ने लास्ट ईयर 2 इंडिया के फाइटर से फाइट किया था और फाइट जीत गया था। तो ये बंदे ने फाइट से पहले ऐसा कुछ बोला कि भारत के फाइटर्स को फाइट करना नहीं आता है और भारत के जो फाइटर्स हैं वो उनके सामने खड़ा नहीं हो सकते, उनको टक्कर नहीं दे सकते। तो ये बात तो बहुत ही ज़्यादा दिल को चोट लगी थी, और उसी का ये कारण था कि जो आप फाइट के बाद जो आप सेलिब्रेशन देख रहे थे वो उस तरह का था। अच्छा, फाइटिंग की क्या बाउंड्रीज है? मतलब ये जो फाइटिंग है एमएमए, इसका कुछ बाउंड्रीज भी है? मतलब इधर नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है? इसमें बहुत ही कम बाउंड्रीज है, जैसे बैक ऑफ द हेड नहीं मारना है, ग्रोइन शॉट नहीं मारना है। बहुत ही फ्यू बेसिक्स हैं जिससे मतलब कि जान जाने से बचाया जा सके, और ऐसा कुछ रूल नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपको जब नेट के पास से सटाया, जब वो फाइटर जो थे वो आपको जब नेट तक आपको लेके अचानक आपने किया, उस पल में आपको कैसा लगा कि मतलब आपको सटाकर फिर आपको अटैक किया?
नहीं, उस चीज़ की अभ्यास जो थी, जो प्रैक्टिस थी, बहुत पहले से चल रही थी। वो एक पार्ट होता है जिसको केज फाइटिंग बोलते हैं, और वो पता था कि वहाँ पे गेम जाएगा, वो वही ट्राई करेगा, तो उसकी ट्रेनिंग पहले से थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना देश, राज्य और जिले का नाम आपने रोशन किया है, उसके बाद आज यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहें? जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बचपन से सपना था कि भारत का तिरंगा झंडा विश्व पटल पर लहराऊं। करीब 12 से 13 साल पहले एनसीसी ज्वाइन किया था, तो पहला टाइम उस समय नेशनल फ्लैग मैंने पकड़ा था, और जब मैंने नेशनल फ्लैग पकड़ा था, उसी समय ये किया था भेंट कि मेरे को भी फहराना है, उस चीज़ को विजुलाइज किया था। सपना तो उस समय पुराना था, जब मैं सचिन को क्रिकेट खेलते हुए देखता था और सब लोग सचिन सचिन करते थे और इंडिया इंडिया करते थे, उसी समय स्पोर्ट्स में रुचि आ गई थी। और जब पहला बार फील किया था उस नेशनल फ्लैग को फहराने का, तो उस समय था कि अब अगला बार फोटो डालूंगा नेशनल फ्लैग का, तो जब उसको विश्व पटल पर फहराऊंगा तभी। और वो पॉसिबल हुआ लास्ट ईयर, जब दुबई में मैंने इंग्लैंड के फाइटर रिचर्ड मन्स को हराया, तब वो पॉसिबल हुआ। तो करीब मेरे को 10 से 12 साल लगे उसको पूरा करने में। सचिन को आप बता रहे हैं, आप सचिन की तरफ ना चुका, फाइट की तरफ। देखिए, ये बहुत लंबी स्टोरी है। तो सबसे पहले तो मुझे क्रिकेट में ही इंटरेस्ट था, जैसे कि भारत के हर बच्चे में होता है। सचिन को खेलते हुए देखता था और रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो सुनता था इंडिया इंडिया सचिन सचिन, तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, मुझे क्रिकेटर बनना था। साथ ही साथ मैंने WWE को देखा था, कुछ ट्रम्प कार्ड्स देखे थे, तो WWE में भी इंटरेस्ट था मेरा, तो दोनों के बीच इंटरेस्ट चलती रही। और जब कक्षा 8वीं में गया और थोड़ा बहुत क्रिकेट का ट्रेनिंग लिया, और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट फाइटिंग में। अब अगला लक्ष्य क्या होगा आपका? मैं पिछले 2-3 मैच से जो मैट्रिक्स फाइट नाइट के फेदरवेट चैंपियन संजीत बुधवार हैं, उनको चैलेंज कर रहा हूँ। उनसे मेरी पहले भी फाइट हुई है 2020 में, जो कि मैं हार गया था। और रीमैच के लिए मैं लास्ट 2-3 फाइट से उनको चैलेंज कर रहा हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट फाइट होगा वो मेरा मैट्रिक्स फाइट नाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होगा, जो कि संजीत बुधवार के साथ होगा। तो अभी उसी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। रोहतास जिला के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आपने? सिर्फ रोहतास जिला के लिए नहीं, पूरे सासाराम वासियों के लिए, रोहतास जिला के बिहार वासियों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए, जो मुझे अभी वो प्यार और स्नेह और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भारत के पूरे खिलाड़ी और भी ज़्यादा मेहनत करें, और जो लोग, जो विश्व के लोग हम पे हंस रहे हैं, उनको याद दिलाने की जरूरत है कि ये जो भारत की भूमि है वो हमेशा से वॉरियर्स की भूमि रही है। यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए हैं, और फिर से भारत इंडिया को लीड कर रहा है और लीड करेगा। नए जो खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट में प्यार है, उनको क्या सुझाव देंगे? क्या फाइट में कितना स्कोप है उनके? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसको जो करना है, जिसको जो मन है करने का, वही करना चाहिए। किसी को देखकर अंदर से नहीं कुछ करना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि उसमें कितना मेहनत लगेगा और क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी, और जब कठिनाइयाँ होंगी तब आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। तो जो कोई भी लोग हैं, या पढ़ाई में है, या स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक इंडस्ट्री में है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में है, जो आपने बचपन से सपना देखा है उसी के प्रति लगिए, और जानिए कि शुरुआत के जो दिन रहेंगे, शुरुआत के जो साल रहेंगे, वो बहुत ही कठिनाई भरी रहेंगे। कोई साथ नहीं देगा, आपके दोस्त फंसेंगे, आपका फैमिली साथ नहीं देगा। आज मुझे 10 साल हो गए, उसके बाद जाके रिकॉग्निशन मिल रहा है। 10 साल लोगों ने कहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई में करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं, या फाइटिंग में करना चाहते हैं, इस बात को पहले आप समझ लीजिए कि पहले के जो आपके साल रहेंगे बहुत ही कठिनाई भरे रहेंगे, और कोई आपके साथ नहीं रहेगा। जैसा कि मैं बतला दूं कि जब मैंने फाइटिंग के लिए डिसाइड किया था, तो कोई भी नहीं बिलीव करता था कि मैं एक फाइटर बन जाऊंगा, कोई भी नहीं। सिर्फ एक इंसान बिलीव करता था, और वो था मैं। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं कि वो मेरे पे बिलीव नहीं करते थे। सेम कदगाठी में मैं 56 kg का एक पतला सा लड़का था, और वो लड़का जब बोलेगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर बनूंगा, कोई भी हंसेगा। मेरे सपने को, मेरे आँख को कोई और नहीं देख सकता था, सिर्फ मैं देख सकता था। तो ऐसा आपके साथ भी होगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, आपको अपने ऊपर विश्वास सबसे पहले करना होगा।
और बहुत बार आप फेल करिएगा। मैंने इस जीत से पहले, सफल होने से पहले बहुत बार मैं फेल किया हूँ। तो जैसा कहा गया है फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, वो बहुत ही ज्यादा सत्य है। चलिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, और जल्द भैया के द्वारा बिहार में भी हम लोग इस तरह से कार्यक्रम करवाएं। प्रोफेशनली अभी कितने फाइटर्स होंगे इंडिया में या इंडिया में? देखिए, बिहार में प्रोफेशनली तो सबसे पहला MMA फाइटर मैं ही हूँ, और अभी कुछ फाइटर्स हैं, सासाराम के भी 2 फाइटर्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने फाइट स्टार्ट नहीं किया है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और गोपालगंज के 2-3 फाइटर्स हैं जो कि एमेचर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हो सकता है कि साल के अंत तक या अगले साल तक वो भी प्रोफेशनल फाइटिंग करने लगे। तो बिहार के भी काफी सारे फाइटर्स कॉमर्स MMA में, कॉमर्स स्पोर्ट्स में तो पहले से हैं, पर MMA में कर रहे हैं। और सासाराम के भी कुछ फाइटर्स, एक बच्ची है और एक लड़का है जिन्होंने मेरे जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, इंडियन कॉमर्स स्पोर्ट्स एकेडमी बेंगलुरु, वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। और भारत में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल फाइटर्स हैं। एक्चुअली अगर आपको पता नहीं है तो MMA जो है, मिक्स मार्शल आर्ट गेम है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, और इवन इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। क्योंकि MMA के जो फाइटर्स होते हैं सिर्फ MMA के फाइटर्स नहीं होते हैं, अभी जो बॉक्सिंग करते हैं, वुशु करते हैं, कराटे खेलते हैं, सब MMA फाइटर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें स्कोप थोड़ा बड़ा है।